Hello students, so today we will be discussing about this new chapter that is human reproduction. So first of all we need to know the term reproduction. So reproduction is the ability of an organism to produce individual of same species. यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीशीज का एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है उस टर्म को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ओके, सो रिप्रोडक्शन के अंदर जो फर्स्ट इवेंट आता है, द फर्स्ट इवेंट कम्स अंडर रिप्रोडक्शन इज गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस. सो गैमेटो मीन्स गैमेट्स एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. यानी कि सबसे पहले मेल गैमेट यानी कि स्पर्म जो होगा हैप्लॉइड यानी कि 23 क्रोमोसोम्स होंगे इन ह्यूमन. ओके, फीमेल के अंदर जो गैमेट बनेगा वो है एग या फिर हम उसको बोलते हैं ओवम. ओके, जो कि हैप्लॉइड होगा यानी कि 23 क्रोमोसोम्स. सो ये प्रोसेस होती है गैमेटोजेनेसिस जिसमें मेल के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है एंड फीमेल के अंदर एग की प्रोडक्शन होती है. ओके, एंड द सेकंड इवेंट कम्स आफ्टर दिस इज इंसेमिनेशन. सो व्हाट इज इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन एक ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है जो कि मेल गैमेट को स्पर्म को ट्रांसफर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ओके, तो स्पर्म का ट्रांसफर होना इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन. ओके, मेल इसमें मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट इसमें नॉन मोटाइल होता है जिसकी वजह से मेल गैमेट को पहुंचाना पड़ता है एग की तरफ. सो उसके लिए जो पहला मेथड आता है वो होता है इंसेमिनेशन जिसमें जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफर होता है फर्स्ट वेजाइना में एंड देन मूव करता है यूट्रस में एंड देन फैलोपियन ट्यूब में जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है. ओके, सो इनको हम डिटेल में देखेंगे. द नेक्स्ट स्टेप, सो द नेक्स्ट स्टेप कम्स आफ्टर दिस इज फर्टिलाइजेशन. सो दिस इज द मेन इवेंट. इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा स्पर्म है यानी कि जो मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है फीमेल गैमेट के साथ, एग के साथ, और बनाता है एक डिप्लॉइड जाइगोट. तो ये जो जाइगोट होगा वो हमारा ऑब्वियसली 2n यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होंगे जिसमें से 23 आए स्पर्म से यानी कि फादर से एंड 23 क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम द मदर यानी कि एग से. ओके, तो ये जो जाइगोट हमारा बना ये कैसा बना? डिप्लॉइड. अब जो अगला स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो होता है क्लीवेज. क्लीवेज. क्लीवेज में क्या होता है कि जो हमारी फर्टिलाइजेशन हुई है फैलोपियन ट्यूब के अंदर हुई है, तो हमारी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमारा यूनिसेलुलर जाइगोट बना है, जो जाइगोट बना है वो कैसा बना है? यूनिसेलुलर. ओके, अब इसके अंदर रिपीटेड माइटोसिस होगी. बार बार माइटोसिस होने के कारण ये जो यूनिसेलुलर जाइगोट है वो मल्टीसेलुलर ब्लास्टुला में चेंज हो जाता है. ओके, तो एक मल्टीसेलुलर बॉल ऑफ स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं और ये बनता है जाइगोट में बार बार माइटोसिस होने की वजह से. तो इस स्टेप को हम बोलते हैं क्लीवेज. और जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बनता है और माइटोसिस शुरू होती जाती है वैसे वैसे जाइगोट जो होता है वो मूव करता रहता है यूट्रस की तरफ. ये स्टेप्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में. इसके बाद जो स्टेप आता है क्लीवेज के बाद वो होता है इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन में क्या होगा कि सबसे पहले तो जो हमारा ब्लास्टुला बना है, जो मल्टीसेलुलर ब्लास्टुला बना है, वो यूटेरस की जो वॉल होती है, यूटेरस की जो अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उसके साथ अटैच हो जाता है. सो द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला टू द यूटेराइन वॉल. यूटेराइन वॉल भी कौन सी? जो सबसे इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसके साथ जब अटैच हो जाता है ब्लास्टुला, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. ओके, इम्प्लांटेशन के बाद जो स्टेप आएगा वो होगा गेस्टेशन पीरियड. गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 9 मंथ्स का होता है. ये एक 9 मंथ्स का पीरियड है जिसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है. ठीक है, इसमें सबसे पहला प्लासेंटा बनता है. प्लासेंटा क्या होता है कि वो न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करता है मदर और फीटस के अंदर, और जो वेस्ट मटेरियल होता है जो कि फीटस से प्रोड्यूस हुआ है उसको बाहर निकालता है. तो ये सारी चीजें आती है प्लासेंटेशन के अंदर. और इसके बाद क्या होता है, बाकी के जो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो गई, एम्ब्रियो की ग्रोथ हो गई, साइज में इंक्रीज होना, लिम्स का बनना, ये सारी चीजें होती है 9 मंथ पीरियड में जो कि आते हैं गेस्टेशन पीरियड के अंदर. ओके, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो स्टेप आता है गेस्टेशन पीरियड के बाद वो आता है पार्चुरेशन. सो दिस इज द फाइनल स्टेप. पार्चुरेशन के अंदर क्या होगा? पार्चुरेशन मींस डिलीवरी ऑफ बेबी. यानी कि गेस्टेशन पीरियड में जो 9 मंथ तक डेवलपमेंट हुई है एम्ब्रियो की, साइज में इंक्रीज हुआ है, ऑर्गन्स बने हैं उसके, तो इन सारी डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद
बेबी जो होता है वो रेडी होता है डिलीवरी के लिए, ओके, बाहर आने के लिए, मदर की वोम से बाहर आने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, जिसमें हम अभी सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो ऑब्वियसली गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो सबसे हम पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, पहले हमें पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होती है, स्पर्म का ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीजें आती हैं। फर्स्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम गोनाड्स भी बोल सकते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर गोनाड्स क्या होते हैं कि जहां पे मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, हम उनको बोलते हैं गोनाड्स या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के अंदर, सो टेस्टिस को हमने बोल दिया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। इनके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन तो नहीं होती है, लेकिन स्पर्म को मैच्योर करने में, मोटाइल बनाने में या उनको ट्रांसफर करने में इनमें ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हेल्प करते हैं। ओके, सो इनमें आते हैं एक तो एक्सेसरी डक्ट्स जैसे कि रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, तो ये कुछ एक्सेसरी डक्ट्स हैं। नेक्स्ट आती है ग्लैंड्स। मेल्स के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, तो ये कुछ ग्लैंड्स हैं और प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम क्या बोलते हैं, पीनस। ओके, सो ये स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कौन सी स्ट्रक्चर, कौन सा डक्ट, कौन सी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है। सो जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसमें, ये हम इसको बोलते हैं स्क्रोटम। ओके, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओवल शेप के टेस्टिस जहां पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। और ये जो टेस्टिस होते हैं वो एक पेयर में होते हैं, यानी कि दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्क्रोटम या इसके अंदर जो टेस्टिस प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है बॉडी के आउटसाइड, बाहर प्रेजेंट होता है। ओके, टेस्टिस के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एपिडाइडमिस। जब स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनते हैं तो वो ट्रेवल करते हैं एपिडाइडमिस के अंदर, और फिर उसके बाद ये ट्रेवल करते हैं इस डक्ट के अंदर जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो होती है, वास डिफरेंस यहाँ पे ये जो है स्ट्रक्चर, इसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो जो हमारी वास डिफरेंस आ रही थी वो अब यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जाती है। ओके, इसके ऊपर से जाती है। ये क्या हो गया, यूरेटर। ये डक्ट यूरेटर है जो कि किडनी से आई है यूरिन लेके, और यूरिन जो होता है वो इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ओके, तो हमारी जो वास डिफरेंस आ रही थी वो ऊपर से जाती है यूरिनरी ब्लैडर के। ओके, सो इट कोइल अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद ये जो हमारी डक्ट है वास डिफरेंस, ये अब यहाँ तक आ गई। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल अपनी जो सीक्रेशन होती है वो अब इस वास डिफरेंस जो हमारी आ रही थी इस डक्ट के अंदर रिलीज कर देती है। ओके, इस डक्ट के अंदर इसने अपनी सीक्रेशन रिलीज कर दी। अब इस डक्ट का नाम, ये जो डक्ट है जिसके अंदर हमारा स्पर्म भी आया और जो सेमिनल फ्लूइड है वो भी है, इसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, इजैकुलेटरी डक्ट। अब यहाँ पे देखो, ये हमारी हो गई इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो डक्ट है जो कि आ रही है यूरिनरी ब्लैडर से, तो ऑब्वियसली ये क्या लेके आएगी, यूरिन। ओके, और यहां से हमारा क्या आ रहा है, स्पर्म प्लस में फ्लूइड। फ्लूइड किसका, सेमिनल वेसिकल का। अब ये जो ग्लैंड है इस ग्लैंड को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, जो कि सिंगल होती है। हमारी जो सेमिनल वेसिकल है वो पेयर्ड है, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सिंगल होती है। अब ये अपनी सीक्रेशन इसमें रिलीज कर देती है। ओके, ये जो हमारी डक्ट है अब ये कॉमन डक्ट बन गई है। तो यूरिनरी ब्लैडर से और जो हमारी वास डिफरेंस यानी कि बाद में जो इसको बोला हमने इजैकुलेटरी डक्ट, ये अब एक कॉमन रास्ता बना लेती है। ओके, इस कॉमन रास्ते को हम पीनस के अंदर क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा क्या है कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है जिसके अंदर यूरिन भी पास आउट हो रहा है और सीमन भी पास आउट हो रहा है। ओके, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है यहाँ पे यूरेथ्रा के जस्ट अबाउ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये भी पेयर्ड होती है, एक इस साइड प्रेजेंट होती है, एक दूसरी साइड प्रेजेंट होती है। तो बल्बो यूरेथ्रल अपनी जो सीक्रेशन होता है वो भी किसके अंदर रिलीज कर देता है, यूरेथ्रा के अंदर। अब जो यूरेथ्रा डक्ट है, यूरेथ्रा है,
वो पीनस को क्रॉस करते हुए जाती है। ओके, अब ये पूरे पीनस में ट्रेवल करती है। ये हो गया पीनस। और जो पीनस की जो टिप होती है इसको हम बोलते हैं फोरस्किन, सॉरी इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पीनस। ओके, ग्लैंस पीनस बोलते हैं। ग्लैंस पीनस को कवर करके रखती है एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन जिसको हम बोलते हैं फोरस्किन। और ये जो टिप होती है जहां पे यूरेथ्रा ओपन होता है, जहां पे यूरेथ्रा ओपन होता है, इस टिप को हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ओके, यूरेथ्रल मीटस। तो इसमें से सीमन भी ट्रेवल होके आता है और इसमें से यूरिन भी पास आउट होता है। ओके, सो दिस इज द डायग्राम गिवन बाय द एनसीईआरटी। ये दोनों साइड क्या दिखा रखे हैं, टेस्टिस। टेस्टिस के बाहर जो स्किन की कवरिंग होती है, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ओके, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। फिर ये दिखा रखा है यहाँ पे एलएस ऑफ टेस्टिस दिखा रखा है। इसमें लोब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ओके, यहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। फिर उसके बाद ये कॉमन नेटवर्क आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। फिर उसके बाद ये जो डक्ट्स दिखाई दे रही हैं इनको क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंशिया। इनके बाद ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे स्पर्म ट्रेवल करता है जिसको बोलते हैं एपिडाइडमिस। यहाँ पे स्पर्म स्टोर भी होता है टेम्परेरली। उसके बाद ये जाता है वास्ट डिफरेंस के अंदर। वास्ट डिफरेंस के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होके जाता है। ये जो डायलेटेड रीजन है, ये जो डायलेटेड रीजन है वास्ट डिफरेंस का, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। ओके, फिर उसके बाद ग्लैंड्स आ जाती हैं हमारी। सबसे पहले आएगी सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, फिर उसके बाद आएगी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। फिर उसके बाद हमारा जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो पीनस के अंदर चला जाता है, जिस डक्ट को हम नाम देते हैं यूरेथ्रा। ओके, ये पीनस है। ये पीनस की जो टिप है उसको बोलते हैं ग्लैंस पीनस, और इसके जो बाहर लूज फोल्ड ऑफ स्किन की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं फोरस्किन। सो दिस इज द एलएस ऑफ टेस्टिस। सो टेस्टिस आर एम्बेडेड इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ओके, स्क्रोटम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है थर्मो रेगुलेशन का। थर्मो रेगुलेशन, ओके, यानी कि टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखते हैं, लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, उस पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। स्पर्म को फॉर्म करने के लिए हमें बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर रखना होगा, यानी कि अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस। इसलिए स्क्रोटम का फंक्शन होता है कि ये टेस्टिस को बॉडी के थोड़ा आउटसाइड डिसेंड करके रखते हैं, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं थोड़ा। ठीक है, जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं मेल्स के अंदर, ताकि वो अपना टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट कर सके। स्क्रोटम के अंदर मसल्स होती हैं जो कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, ताकि टेस्टिस का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट कर सके। ओके, और हमेशा वो टेम्परेचर 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम मेंटेन करके रखती है देन द बॉडी टेम्परेचर। सो ये फंक्शन होता है स्क्रोटम का। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस की जो बाहर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनलिस में जो सबसे आउटर लेयर है हम उसको पैराइटल बोलेंगे, और जो ये इनर स्पेस आता है इसको हम बोलेंगे विसरल। ओके, जो सेकंड लेयर आती है, सेकंड लेयर है, इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, राइट। तो ये टेस्टिस की लेयर हो गई। अब हम बात करेंगे कि टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। टेस्टिस के अंदर क्या होगा कि एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स या लोब होते हैं। 250 कंपार्टमेंट्स या लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन ये जो है 250 लोब्स नहीं है। डायग्राम में सिंपली शो कर रखे हैं कुछ लोब्स दिखाने के लिए, तो इनको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने होते हैं ये, 250। एक टेस्टिस के अंदर अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ओके, इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, ये कोइल्ड स्ट्रक्चर, ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि होती है 1 से लेके 3 तक। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेके 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकती है। ओके, सो ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर को हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है स्पर्म की फॉर्मेशन का। तो स्पर्म की फॉर्मेशन की जो एक्चुअल साइट होती है वो होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके, बाद में स्पर्म ट्रांसफर होता है थ्रू दिस डक्ट। अभी आगे जो डक्ट है ये स्ट्रेट हो गई है, राइट। स्ट्रेट होके ये एक कॉमन ट्यूब्यूल, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल में जाके मिल गई है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद ये 10 से लेके 20 तक ये डक्ट्स निकलती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वासा इफ्रेंशिया। ओके, सो पहले हमारा स्पर्म बना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, फिर गया रेटे टेस्टिस में, फिर वो गया वासा इफ्रेंशिया में। वासा इफ्रेंशिया के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर
जो कि एक साइड टेस्टिस को कवर करके रखता है पूरा, इसको हम बोलते हैं एपिडाइडमिस। ओके, एपिडाइडमिस में भी 3 रीजन होते हैं। ये सबसे ऊपर जो सबसे पहले वासा इफ्रेंशिया से स्पर्म को कलेक्ट करता है उसको हम बोलेंगे हेड, जो कि हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे हेड या फिर क्या बोलते हैं कैप्यूट। ओके, उसके बाद ये जो डक्ट्स है वो आपस में फ्यूज हो जाती है, आपस में मर्ज हो जाती है। यहां तक हम इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे बॉडी। ओके, बॉडी ऑफ एपिडाइडमिस या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉर्पस। बाद में ये डक्ट्स और ज्यादा आपस में फ्यूज हो जाती है, कंबाइन हो जाती है और एक कॉमन एक डक्ट बना लेती है, एक पाथ बना लेती है, उसको हम क्या बोलेंगे टेल ऑफ एपिडाइडमिस या फिर हम क्या बोलेंगे इसको कोडा। ओके, सो कैप्यूट, कॉर्पस, कोडा, ये तीनों रीजन एपिडाइडमिस के हैं जिनका काम होता है स्पर्म को रिसीव करना फ्रॉम द वासा इफ्रेंशिया। ओके, उसको स्टोर करके रखना। एपिडाइडमिस क्या होता है, ये टेम्परेरली स्टोर करके रखता है स्पर्म्स को। ओके, अराउंड 14 to 20 डेज तक एपिडाइडमिस के अंदर स्पर्म्स स्टोर रहते हैं। और दूसरा ये हेल्प करता है उनकी मैच्योरेशन में, उनकी मोटिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है एपिडाइडमिस। ओके, तो ये फंक्शन होता है एपिडाइडमिस का। उसके बाद टेल से जो डक्ट लेके जाती है स्पर्म को वो होती है वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया अब इसको एब्डोमिनल रीजन में ऊपर की तरफ लेके जाएगी। देखो, हाँ, ये जो डक्ट जा रही है इसको हमने क्या बोला, सॉरी, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो होती है वो लेके जाती है टेल ऑफ एपिडाइडमिस डक्ट को ऊपर की तरफ। अब ये वास डिफरेंस के साथ साथ कुछ ब्लड वेसल भी होती है, कुछ लिम्फ वेसल भी होती है। ओके, ब्लड वेसल होती है और कुछ लिम्फ वेसल भी होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड। तो टेस्टिस से जो वास डिफरेंस निकल रही है, जो ब्लड वेसल और जो लिम्फ वेसल है, उनको कॉमनली हमने एक नाम दिया है कि स्पर्मेटिक कोड बोलते हैं उनको। ओके, अब देखो जो स्क्रोटम है, जस्ट ए सेकेंड, जो स्क्रोटम होता है इस टेस्टिस को अटैच करवा के रखता है एब्डोमिनल रीजन से, है ना, ऊपर वाले रीजन से। तो ये जो कैनाल है जो कि टेस्टिस को, स्क्रोटम को ऊपर एब्डोमेन के साथ अटैच करके रखती है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंग्विनल कैनाल। ओके, ऑब्वियसली इंग्विनल कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, हमारी स्पर्मेटिक कोड। मैंने अभी बताया स्पर्मेटिक कोड के अंदर वास डिफरेंस, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स आ जाएंगे। सो ये डिटेल हो गई हमारी टेस्टिस के बारे में। ओके, तो टेस्टिस के अंदर सबसे पहले क्या बताया कि स्पर्म प्रोडक्शन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, यहाँ पे स्पर्म बने, फिर वो गए रेटे टेस्टिस एक कॉमन नेटवर्क में, फिर 10 से लेके 20 डक्ट जिसको हम बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया, उनमें से होते हुए गए एपिडाइडमिस के पास। पहले हेड रीजन में जिसको बोला कैप्यूट, फिर कॉर्पस यानी कि बॉडी में, फिर टेल में जिसको बोला कोडा, फिर उसके बाद पास हुए वास डिफरेंस में। ओके, उसके बाद क्या होगा, ओके, लुक एट दिस डायग्राम। हमने अभी इस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में देखा। ओके, एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है जिसमें ये जो लोब्स दिखाई दे रही है ये क्या है, हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनके अंदर प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये कॉमन नेटवर्क है जिसको क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस। ये जो स्ट्रक्चर है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, वासा इफ्रेंशिया, जो कि लीड करता है अब एपिडाइडमिस के अंदर। ओके, अब एपिडाइडमिस में गया ये हेड रीजन, ये बॉडी और ये टेल। उसके बाद ये हमारा कहाँ पे चला गया, वास डिफरेंस में। अब वास डिफरेंस जाता है ऊपर की तरफ। अभी तक हमारे इसमें सिर्फ क्या आ रहे हैं, स्पर्म। ओके, सिर्फ स्पर्म आ रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं आ रहा है। अब ये क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होके जाएगा वास डिफरेंस दोनों साइड से। ओके, ये दोनों साइड से हमारे वास डिफरेंस क्या कर रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर से, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से कोइल होकर जा रहे हैं। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, यूरेटर। इसको हम क्या बोलेंगे, यूरेटर। यूरेटर कहाँ से आया, किडनी से। ऑब्वियसली यूरेटर कहाँ से आया, किडनी से। किडनी में जब ब्लड फिल्टर होता है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है यूरिन की फॉर्म में वो बाहर आता है, ठीक है, यूरेटर के थ्रू वो कहाँ जाएगा, इस यूरिनरी ब्लैडर में। जो यूरिन है वो स्टोर कहाँ होगा, यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, तो ये हमारा हो गया यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। ओके, अब हम बात कर रहे थे वास डिफरेंस के बारे में। अब हमारा वास डिफरेंस आया यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डायलेट हो गया, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। इस रीजन को, इस स्वेलन पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एम्पुला। ओके, तो बेसिकली आगे तक जो जाती है बेसिकली डक्ट ही है, इनको हम अलग अलग नाम दे देंगे। अब ये जो डायलेटेड पोर्शन है वास डिफरेंस का, इसको जैसे हमने बोल दिया एम्पुला, ठीक है।
ये क्या होता है, ये सीक्रेशन रिसीव करता है किसकी, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड की। देखो अब आ गई ग्लैंड्स, ट्रांसफर यहां तक हो गया स्पर्म का, राइट। इससे पहले एक चीज सुनो, सीमन, जो पीनस से बाहर फ्लूइड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमन, राइट। सीमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक तो स्पर्म, स्पर्म का हमने देख लिया कि कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कैसे ट्रेवल करता है, ठीक है। स्पर्म के साथ इसमें प्रेजेंट होता है फ्लूइड, एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे कि वो फ्लूइड कहाँ से बनता है। ओके, स्पर्म तो हमने देख लिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, टेस्टिस के अंदर। अब जो फ्लूइड की फॉर्मेशन होगी वो होगी ग्लैंड से। अब ग्लैंड्स फ्लूइड बनाएगी। सबसे पहले जो ग्लैंड आती है वो आती है सेमिनल वेसाइकल। ओके, सेमिनल वेसाइकल जो कि पेयर ऑफ, एक पेयर ग्लैंड होती है, दो सेमिनल वेसाइकल प्रेजेंट होते हैं। ये अपनी सीक्रेशन किसके अंदर डाल देती है, एम्पुला के अंदर। ओके, एम्पुला के अंदर इसने जो भी बनाया है वो सारा का सारा एम्पुला के अंदर सीक्रेट कर देती है। ओके, तो अब हम पहले देखेंगे कि सेमिनल वेसाइकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वो क्या सीक्रेशन, वो क्या सीक्रेट करती है, ये हम देखेंगे। सी, जो सेमिनल वेसाइकल है वो एक फ्लूइड सीक्रेट करती है जिसको हम बोलेंगे सेमिनल फ्लूइड। ओके, सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड क्या करता है, 60 to 70% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है सीमन के फ्लूइड में। जो हमने अभी पढ़ा कि सीमन के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो उसका 60 to 70% कहां से आया, सेमिनल वेसाइकल से। ओके, कैसा होता है ये फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक होता है, थिन होता है, एंड क्या करता है, लुब्रिकेट। ओके, सो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए फ्लूइड के। नेक्स्ट, कि उस फ्लूइड का पीएच कैसा होगा, एल्कलाइन पीएच होगा, यानी कि 7.3, यानी कि स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक पीएच होगा, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट पे वायबल नहीं होते हैं। ओके, वो डाई हो जाते हैं ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में, मोटाइल नहीं रहते हैं। तो इसका पीएच होता है एल्कलाइन, 7.3 पीएच। अब हम देखेंगे कि सेमिनल वेसाइकल के अंदर और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। सबसे पहले तो होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोज जो होता है वो एक एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है स्पर्म के लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि जो फ्रक्टोज होता है वो बेसिकली क्या है, शुगर है, लाइक ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज भी शुगर है, क्योंकि ये क्या काम करेगी, सोर्स ऑफ एनर्जी का, स्पर्म के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेगा फ्रक्टोज। दूसरा होता है एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है सेमिनल फ्लूइड में, जिसका काम क्या होता है कि जो सुपर ऑक्साइड्स बने हैं, यानी कि O2 नेगेटिव या O2 पॉजिटिव, जब ऑक्सीजन आपस में मिलके रिएक्ट कर जाते हैं और आपस में मिलके सुपर ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड्स। ये क्या करते हैं, ये डैमेज कर देते हैं डीएनए को। अब हमें पता है जो हमारा स्पर्म आया है उसमें जो मेन मटेरियल है जो हमें चाहिए वो क्या है, न्यूक्लियस, यानी कि उसके अंदर का डीएनए, राइट। आगे जाके न्यूक्लियस को फ्यूज होना है एग सेल के साथ और एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाना है। तो बेसिकली इसमें जो मेन मटेरियल है हम जो प्रिजर्व करके रखते हैं वो हमारा न्यूक्लियस, उसके अंदर का डीएनए। तो अगर सुपर ऑक्साइड्स उस डीएनए को ही खराब कर देंगे, उस डीएनए को डैमेज कर देंगे, तो कोई फायदा नहीं है, ना वो स्पर्म वायबल रहेगा, ना आगे जाके फ्यूज करेगा। इसीलिए जो आस्कॉर्बिक एसिड है वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं डीएनए डैमेज, प्रिवेंट डीएनए डैमेज, जो कि किससे हो सकता है, सुपर ऑक्साइड से। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि एक बार जो स्पर्म जो है वो फीमेल के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है, तो उसकी वहां पे मूवमेंट में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है स्पर्म की मूवमेंट में इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस में, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मेल है वो मूव कर पाता है फेलोपियन ट्यूब की तरफ। ओके, तो ये एक मैकेनिज्म है जिससे कि स्पर्म मूव कर पाता है। नेक्स्ट एक आता है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन एक प्रोटीन है जिसका फंक्शन हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो ये सारी चीजें हैं सेमिनल वेसाइकल में। ओके, तो मैंने बताया कि सेमिनल वेसाइकल के अंदर एक फ्लूइड सीक्रेट होता है जिसको हम बोलेंगे सेमिनल फ्लूइड, जो कि 60 to 70% होता है सीमन के फ्लूइड का। ओके, तो सीमन का 60 to 70% फ्लूइड कहां से आता है, सेमिनल वेसाइकल से, जो कि ट्रांसपेरेंट जेली लाइक होता है, थिन होता है, लुब्रिकेंट होता है,
पीएच इसका होता है 7.3 यानी कि थोड़ा सा एल्कलीन होता है, स्लाइटली बेसिक। इसके अंदर फ्रक्टोज होते हैं जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं स्पर्म के लिए। आस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि प्रिवेंट करता है स्पर्म के डीएनए को। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एंड नेक्स्ट फिब्रिनोजन प्रोटीन होता है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अब जस्ट ए सेकेंड, जो नेक्स्ट ग्लैंड आएगी वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, सेमिनल वेसाइकल के बाद जो ग्लैंड आती है वो है प्रोस्टेट। अब हमारी जो सेमिनल वेसाइकल थी वो क्या थी, पेयर में प्रेजेंट थी, यानी कि आइदर साइड, दोनों साइड एक एक सेमिनल वेसाइकल प्रेजेंट थी। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है, ये एक सिंगल ग्लैंड है, ये पेयर में प्रेजेंट नहीं होती है, ये एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि पार्टिसिपेट करती है सीमन के फ्लूइड में। ये भी पार्टिसिपेट करती है। देखो, हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं कि हमने देखा कि ये टेस्टिस है, राइट, इसमें स्पर्म की प्रोडक्शन हुई, फिर एपिडाइडमिस में गया, हेड में, फिर बॉडी में, फिर टेल में, फिर वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से ऊपर से कहाँ गया, यूरिनरी ब्लड, ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, इसके ऊपर से हमारा वास डिफरेंस गया, राइट। ये यूरेटर है जहां से यूरिन आया यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, फिर ये वास डिफरेंस यहां तक गया, ठीक है। इस रीजन को हमने क्या बोला, एम्पुला। अब ये सेमिनल वेसाइकल है, ये सेमिनल वेसाइकल है, ग्लैंड है जो अपनी सीक्रेशन रिलीज कर देती है एम्पुला के अंदर, यानी कि वास डिफरेंस के अंदर अपनी सीक्रेशन रिलीज कर देती है। उसके बाद जब वास डिफरेंस जाता है तो हमने इस डक्ट को क्या नाम दे दिया, इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, हमने इसी डक्ट को इजैकुलेटरी डक्ट बोल दिया, राइट। अब देखो, यहां से जो डक्ट आई है ये कहां से आई है, यूरिनरी ब्लैडर से, राइट। तो इसमें से यूरिन आएगा यूरिनरी ब्लैडर से। अब ये डक्ट जाके मिल गई है इस डक्ट के साथ, इजैकुलेटरी डक्ट के साथ, अब ये कॉमन डक्ट बन गई है। ओके, तो ये याद रखना कि यूरिनरी ब्लैडर से आई है डक्ट, ठीक है, और ये हमारी इजैकुलेटरी डक्ट थी, ये आपस में मिल गई है। और बाद में जब ये पीनस के अंदर एंट्री करती है तो इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा। अब ये पीनस के अंदर जो डक्ट है, एक ये कॉमन डक्ट है जिसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, इसमें से यूरिन भी पास होगा, सीमन भी पास होगा। ओके, तो इसको हमने फिलहाल क्या बोला, यूरेथ्रा। हमने अभी सेमिनल वेसाइकल के बारे में बात की थी। ये जो ग्लैंड है इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये एक सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट है जो अपनी सीक्रेशन रिलीज कर देती है इस डक्ट के अंदर। अब क्या होगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसका क्या फंक्शन होता है वो हम देखते हैं। ओके, सो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करती है, प्रोस्टेट फ्लूइड सीक्रेट करती है। ओके, प्रोस्टेट फ्लूइड सीक्रेट करती है इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, जो कि कंट्रीब्यूशन करता है 30%। सीमन का जो फ्लूइड होता है उसका 30% क्या होता है, प्रोस्टेट फ्लूइड। ओके, हमने अभी देखा कि 60 to 70% क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड, और 30% क्या होता है, प्रोस्टेट फ्लूइड, राइट। ये कैसा होता है, ये थिक होता है, थिक, मिल्की, जेली लाइक, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है प्रोस्टेट फ्लूइड के। इसका पीएच कैसा होता है, अगर पीएच की बात करें तो स्लाइटली एसिडिक होता है, दैट इज 6.5 पीएच होता है प्रोस्टेट फ्लूइड का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में। सिट्रिक एसिड का क्या फंक्शन होगा, ये क्रेब्स साइकिल का पार्ट है, क्रेब्स साइकिल। इसको एज ए सबस्ट्रेट यूज करते हैं क्रेब्स साइकिल में, जो कि काम आती है एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन में काम आती है। अब जो हमारे स्पर्म है ऑब्वियसली उसकी मिडल पीस के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगी, एनर्जी प्रोडक्शन होगी। तो सिट्रिक एसिड बेसिकली एज ए सबस्ट्रेट यूज होता है क्रेब्स साइकिल में, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। ओके, अदर प्रोटीन्स की बात करें जो कि प्रोस्टेट फ्लूइड के अंदर होते हैं, वो हैं कैल्शियम, क्लोटिंग एंजाइम दैट इज थ्रोम्बिन, एंड प्रोफिब्रिनोलाइसिन। ये कुछ प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होते हैं प्रोस्टेट फ्लूइड में। अब इनका क्या फंक्शन है, देखो, मैंने इससे पहले एक प्रोटीन का नाम बताया था जो कि सेमिनल फ्लूइड ने सीक्रेट किया था, वो था फिब्रिनोजन, राइट।
फिब्रिनोजन कहाँ से आया? सेमिनल फ्लूइड से। क्योंकि देखो अभी क्या क्या चीजें आ चुकी है, स्पर्म आ गया है, सेमिनल फ्लूइड आ गया है, राइट। उसके साथ अब क्या मिक्स हो गया है? प्रोस्टेट फ्लूइड। ओके, अब क्या होगा, जो फिब्रिनोजन है जो कि कहाँ से आया है? सेमिनल फ्लूइड से, राइट। आगे जन लगा हुआ है, यानी कि कैसा है? इनएक्टिव है अभी। ये कन्वर्ट हो जाएगा अपनी एक्टिव फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं फिब्रिन। अब फिब्रिन क्या है? एक्टिव, राइट। अब इसको फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कौन करेगा? ये सेम उसी की तरह है जैसे हमने ब्लड क्लोटिंग में देखा है। ब्लड क्लोट भी ऐसे ही होता है, फिब्रिनोजन जो होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है क्लोटिंग एंजाइम्स की मदद से। ओके, और जो ब्लड हो जाता है वो क्लोट बन जाते हैं और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें ब्लड को क्लोट नहीं करना है, यहाँ पे हमने सीमन को क्लोट करना है। अभी हम देखेंगे कैसे। फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, किसमें कन्वर्ट हो गया? एक्टिव फॉर्म में, यानी कि फिब्रिन में। किसने किया? ऑब्वियसली थ्रोम्बिन यानी कि क्लोटिंग एंजाइम ने। किसकी मदद से? कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम और थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर दिया फिब्रिन में, एक्टिव फॉर्म में। अब ये फिब्रिन क्या करेगा? ये कोएगुलेट कर देगा। कोएगुलेट किसको करेगा? सीमन को, ठीक है। सीमन जो है यानी कि जो सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड है, अभी जो प्रोस्टेट फ्लूइड है, स्पर्म है, उनको क्या कर देगा? कोएगुलेट कर देगा। कोएगुलेट मींस थोड़ा सा ये उसको सॉलिड बना देगा, राइट। उसको क्या बना देगा? सॉलिड। ऐसा क्यों करता है ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो स्पर्म होते हैं, वी नो कि वो मूवमेंट शो करते रहते हैं, राइट। स्पर्म जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। उनकी वजह से वो जो अपनी एनर्जी है उसकी एनर्जी जो होती है वो लूज होती जाती है, ठीक है। एनर्जी लॉस होती जाती है उसकी। तो हमें क्या करना है? स्पर्म की एनर्जी को सेव करना है, कंजर्व करना है, ठीक है। क्योंकि आगे जाके उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाना है और फिर ट्रेवल होके जाना है फेलोपियन ट्यूब तक। इसीलिए हमें स्पर्म की एनर्जी को सेव करके रखना है, कंजर्व करके रखना है। दैट्स वाई अभी यहाँ पे हम जब तक सीमन इजैकुलेट नहीं होता उससे जस्ट पहले कुछ वक्त तक हम क्या करते हैं? सीमन को कोएगुलेट कर देते हैं। इसीलिए वो जो सीमन होता है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ताकि स्पर्म इसमें मूव ना कर सके, यानी कि इसमें स्पर्म की जो मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है, स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? टू सेव एनर्जी, ताकि स्पर्म्स की एनर्जी कंजर्व रहे, अभी बची रहे, ओके। इसलिए ऐसा होता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? जो ये एंजाइम है प्रोफिब्रिनोलाइसिन, ये इनएक्टिव फॉर्म है, ओके। इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होगी? फिब्रिनोलाइसिन। प्रोफिब्रिनोलाइसिन की एक्टिव फॉर्म क्या होगी? फिब्रिनोलाइसिन। फिब्रिनो मीन्स फिब्रिन, है ना, और लाइसिन मीन्स ब्रेक डाउन। अब ये क्या करेगा? जो फिब्रिन हमने बनाया था, ये जो फिब्रिन बना था, इसको ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है, इसको लाइस कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारा कोएगुलेटेड सीमन है वो दोबारा क्या हो जाएगा? लिक्विफाई हो जाएगा, है ना, दोबारा लिक्विफाई हो जाएगा और बाहर इजैकुलेट आउट हो जाएगा, ओके। तो इसको दोबारा लिक्विफाई करने के लिए किस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? फिब्रिनोलाइसिन, ओके। अब लिक्विड फॉर्म में स्पर्म जो होता है वो मूव करता है, ओके, मूवमेंट शो करता है। सो ये हमारी बात हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात जो आता है वो आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। सो सी, जो सीमन होता है वो इजैकुलेट आउट बाद में होता है, उससे पहले जो सीक्रेशन आती है, उससे पहले जो वाटरी फ्लूइड आता है जो लुब्रिकेशन शो करता है, वो कहां से आता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, ओके। सो यानी कि सबसे पहले बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सीक्रेशन जाएगी बाहर, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो सीमन जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि सीक्रेट करेगी फ्लूइड। कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट, थिन, लुब्रिकेंट, जेली लाइक, ओके। ये जो फ्लूइड होगा इसका पीएच होगा 7.4, यानी कि एल्कलीन, स्लाइटली बेसिक पीएच होगा। देखो जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, पेयर्ड ग्लैंड होती है, ओके। जस्ट पीनस के अबव प्रेजेंट होती है, जहां से यूरेथ्रा, ये जो पीनस के अंदर क्या है? यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा के जस्ट पहले स्टार्टिंग में ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये फ्लूइड सीक्रेट करेगी जो कि बेसिक होगा, एल्कलाइन होगा, ठीक है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि यूरेथ्रा से ये कॉमन पासेज होता है, इसमें यूरिन भी पास आउट होगा और सीमन भी जाएगा, राइट।
यूरिन के जाने की वजह से यूरेथ्रा का जो इन्वायरमेंट होता है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, वो कुछ एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है, राइट। स्लाइटली भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। उसकी वजह से जो स्पर्म अगर इसमें जाएंगे तो स्पर्म जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, राइट। एसिडिक इन्वायरमेंट में स्पर्म डाई हो सकते हैं। इसकी वजह से पहले स्पर्म जाने से पहले, यानी कि जो हमने पढ़ा था सीमन, वो बाद में जाएगा। सबसे पहले क्या जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फ्लूइड जाएगा अंदर। ओके, सबसे पहले बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सीक्रेशन जाएगी यूरेथ्रा के अंदर, जो कि कैसी होती है, एल्कलीन होती है। तो उसका फंक्शन क्या होता है कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है। खुद बेसिक होती है ये। अगर यूरेथ्रा में एसिडिक इन्वायरमेंट है तो उसको क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। एक तो इसका ये फंक्शन हो गया, क्लीन कर देती है यूरेथ्रा को। ओके, इसमें यूरिन भी पास आउट होता है, इसलिए क्या कर देती है, इसको क्लीन कर देती है। ये काम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। नेक्स्ट ये क्या करती है, ये जो पीनस है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, पीनस। ओके, पीनस की टिप को क्या बोलते हैं, ग्लैंस पीनस। पीनस के टिप को हम बोलेंगे ग्लैंस पीनस। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सीक्रेशन इस पीनस के टिप के ऊपर चली जाती है, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि इसको क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन। ओके, सो ये काम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। उसके बाद साइमल्टेनियसली क्या आ जाता है, सीमन। ओके, सो सबसे पहले पीनस से किसकी सीक्रेशन आएगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की। उसके बाद किसकी आएगी, जो हमने सीमन बनाया है कि प्रोस्टेट फ्लूइड और सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है वो, प्लस में सीमन। ओके, उसके बाद ये बाहर आएंगे। अब ये जो पीनस की जो टिप है, जो पीनस की जो टिप होती है जिसको हमने बोला ग्लैंस पीनस, इसकी जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ओके, इसके थ्रू क्या बाहर आता है, सीमन और यूरिन। ओके, फोरस्किन क्या होती है, ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है जो कि प्रेजेंट होता है पीनस की टिप के। पीनस की टिप के ऊपर स्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होता है जिसको हम फोरस्किन बोलते हैं। ओके, जो फोरस्किन होती है उसको सर्जरी से रिमूव भी करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्कमसीजन। अगर फोरस्किन को सर्जरी से रिमूव कर दिया जाता है तो उसको सर्कमसीजन बोलते हैं। ओके, पीनस के बारे में बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू जो कि हेल्प करते हैं इरेक्शन में। इरेक्शन में इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल का जो डायमीटर होता है वो बड़ा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ज्यादा ब्लड फ्लो करता है। वो ज्यादा ब्लड फ्लो करने की वजह से जो पीनस होता है वो इरेक्ट हो जाता है। ओके, और इरेक्शन हेल्प करता है इंसेमिनेशन में। इरेक्शन हेल्प इन इंसेमिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट स्पर्म टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, तो ये काम होता है पीनस का। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। ओके, हमने पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, राइट। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कैसे स्पर्म बनता है हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम देखो, ये जो स्लाइड है बेसिकली एक स्लाइड है ये, जो कि है टीएस ऑफ टेस्टिस की। टेस्टिस का टीएस इसमें दिखाया गया है। देखो, जो ये पिंक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, बीच में जो पिंक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके, हमने टेस्टिस को क्या कर दिया, ट्रांसवर्सली कट कर दिया है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी ऐसे कोल्ड स्ट्रक्चर, उसको हमने बीच से काट दिया है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें, ये जो पिंक स्ट्रक्चर है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसके अंदर क्या होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन है ना, इसके अंदर क्या होती है, स्पर्म फॉर्मेशन। और ये जो बाहर, ये जो व्हाइट कलर से दिखाया गया है, जो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये बेसिकली स्लाइड है टीएस ऑफ टेस्टिस की। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से सेल्स होते हैं ये हम अभी देखेंगे। सो ये वही डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। इसमें जो ये लाइट पिंक कलर से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि हमने अभी स्लाइड में देखा, जो कि डार्क पिंक कलर से दिखाई दे रहे थे। तो इसको हम बोलेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके, और यहाँ पे जो ये डार्क पिंक कलर से जो दिखा रखे हैं स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, नाउ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या हो रही है, स्पर्म की फॉर्मेशन।
ओके, स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है। और जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेल जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल। लीडिंग सेल, ओके, इनका क्या फंक्शन है हम अभी देखेंगे। तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल यानी कि लीडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है वो हम देखेंगे। ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की जो आउटर कवरिंग है, सबसे बाहर वाली कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, जर्मिनल एपिथेलियम। अब देखो, सी हम बात करें कि ये है हमारी जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, ये है जर्मिनल एपिथेलियम। हमने एक थोड़ा सा सेक्शन लिया है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का, उसके अंदर हम देखेंगे कि स्पर्म की प्रोडक्शन कैसे होती है। तो जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे ये जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये हैं इमैच्योर मेल जर्म सेल, यानी कि इनको बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया या फिर इमैच्योर मेल जर्म सेल। जर्म सेल यानी कि जो गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो सेल्स गैमीट्स बनाते हैं। ओके, तो ये स्पर्मेटोगोनिया है। मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है प्यूबर्टी के टाइम। ओके, तो वो प्यूबर्टी स्टेज पे आ जाते हैं, तब उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले क्या होगा, सी जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया है वो कैसे हैं, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड है उनके अंदर, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, राइट। अब स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगी, माइटोसिस। माइटोसिस होगी, इसकी वजह से जो सेल बनेंगे वो भी डिप्लॉइड बनेंगे, है ना। माइटोसिस जो होती है वो इक्वेशनल डिवीजन होती है, तो ये सेल जो बने हैं इनके इनके प्लॉइडी लेवल भी क्या होगा, 2n, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। ओके, सी ये जो सेल्स हैं इनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, यानी कि ये भी कैसे हैं, डिप्लॉइड। इन सेल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, तो स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुई जिसकी वजह से बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दोनों ही क्या है, डिप्लॉइड। ओके, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होती है, मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होने की वजह से जो सेल बनते हैं वो अब कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल बनेंगे, यानी कि उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे और हमारे सेल कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड, यानी कि n। इन सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, हमने इन सेल्स को नाम दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी क्या होती है, इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होती है, मियोसिस 2। अभी मियोसिस फर्स्ट हुई थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगी मियोसिस 2, जिसकी वजह से अब जो सेल बने वो कैसे बनेंगे, ऑब्वियसली 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, हैप्लॉइड होंगे। मियोसिस जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है और इसमें मियोसिस में हमेशा हाफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इन सेल्स को हमने नाम दिया स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स, ओके, याद रखना स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं और नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, यानी कि अभी इनमें टेल की फॉर्मेशन नहीं हुई है। ओके, स्पर्मेटिड्स के अंदर डिफरेंशिएशन होती है, इनके अंदर डिफरेंशिएशन होती है, यानी कि इनके स्ट्रक्चर में चेंज आता है और फिर जाके बनते हैं स्पर्म। अब फॉर्मेशन होती है फ्लैजिलेटेड स्पर्म की। ओके, अब जो स्ट्रक्चर बनेंगे इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म। ओके, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये हेड रीजन है, नीचे क्या हो जाएगा, टेल। ठीक है, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। तो फुली डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बन जाता है स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन होने के बाद। ओके, नाउ वन मोर थिंग इज कि यहां पे प्रेजेंट होते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो शुरू में इंबेडेड होते हैं। इंबेडेड होते हैं किसके अंदर, सॉरी, हाँ, जो स्पर्म्स होते हैं वो इंबेडेड होते हैं सर्टोली सेल के अंदर। सर्टोली सेल्स के अंदर स्पर्म्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग में इंबेडेड होते हैं, बाद में वो इनसे फ्री हो जाते हैं और ल्यूमन के अंदर चले जाते हैं। ल्यूमन के बाद वो चले जाते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि जानना जरूरी है। सबसे पहले तो आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है कि हमने जो ये पूरी प्रोसेस पढ़ी है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने तक की प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस,
यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, इसका मतलब क्या होता है? जो स्पर्मेटिड है, ये जो नॉन फ्लैजेलेटेड स्पर्मेटिड है, राउंड स्पर्मेटिड है, इनमें जब डिफरेंशिएशन होती है और ये स्ट्रक्चर बनता है, टेल्ड स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि स्पर्म बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? स्पर्मियोजेनेसिस। और इसमें कोई सेल डिवीजन वगैरह नहीं होती है, कोई मियोसिस माइटोसिस नहीं होती है, इसमें सिंपली डिफरेंशिएशन होता है स्पर्मेटिड्स का, जिसमें इनके स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, टेल्ड स्ट्रक्चर बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, उसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, तो ये हमारे बन गए स्पर्म। अब एक नेक्स्ट टर्म आती है जिसको बोलते हैं स्पर्मेशन। स्पर्मेशन का मतलब क्या है कि स्पर्म स्टार्टिंग में एम्बेडेड रहते हैं सर्टोली सेल्स के अंदर। ओके, ये जो हाईलाइट दिखा रखे हैं ये सर्टोली सेल्स है। इनमें शुरू में क्या होते हैं? स्पर्म्स इनके अंदर एम्बेडेड रहते हैं। स्पर्म का जो हेड रहता है वो सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड होता है। ठीक है, सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है? सर्टोली सेल प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोजोआ को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इनको। तो जब स्पर्म का हेड इसके अंदर एम्बेडेड रहता है और उसके बाद फ्री हो जाता है, ल्यूमन में चला जाता है, और बाद में किस में चला जाएगा? बाद में चला जाता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाता है और ये आगे के स्ट्रक्चर में चला जाता है, रेटे टेस्टिस, देन वास डिफरेंशिया और देन एजैकुलेटरी डक्ट, सॉरी एपिडाइडमिस। ओके, तो जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाता है स्पर्म, ठीक है, स्टार्टिंग में जो सर्टोली सेल के साथ इसका हेड एम्बेडेड था उससे फ्री हो जाता है और ल्यूमन से बाहर आ जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेशन। ओके, तो स्पर्म का फ्री होना फ्रॉम द सर्टोली सेल और बाहर आना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेशन। ओके, नेक्स्ट देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दिखा रखा है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम। ये शुरू में ये लेयर दिखा रखी है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। नीचे जो सेल्स है इसको हम क्या बोलेंगे? जो सेल्स जर्मिनल एपिथेलियम के साथ अटैच है इनको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम में क्या होती है? माइटोसिस, जिससे क्या बनते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस होती है जिससे क्या बनते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर म्यूसिस होती है जिससे क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड्स बनेंगे, फिर उसके बाद उसमें डिफरेंशिएशन होती है तो क्या बनेंगे? स्पर्मेटोजोआ। तो ये जो टेल स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं ये क्या है? स्पर्मेटोजोआ। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो ग्लैंड आएगी वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्रेन में, है ना। फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये रिलीज करती है एक हार्मोन जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, और स्टिमुलेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी को, स्टिमुलेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी को कुछ हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। तो हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है वो रिलीज करती है, सीक्रेट करती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को दो हार्मोन बनाने के लिए, एक LH और एक FSH। ओके, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन सीक्रेट किए, LH एंड FSH। LH काम करेंगे लेडिक सेल पे, ये स्टिमुलेट करेंगे लेडिक सेल पे। हमने अभी पढ़ा था जो लेडिक सेल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल, जो कि प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल रीजन में। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है वहां पे हमारे लेडिक सेल प्रेजेंट होते हैं। लेडिक सेल क्या करेंगे? ये बनाएंगे एंड्रोजन हार्मोन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन। ओके, इनका क्या काम है टेस्टोस्टेरोन का? एक तो ये हेल्प करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन में, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, दूसरा, मेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको इन्हांस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जैसे कि बियर्ड की फॉर्मेशन हो गई, हेयर्स की फॉर्मेशन हो गई, मसल्स की ग्रोथ हो गई, वॉइस में चेंज हो गया, ये सारी चीजें को कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट करता है, स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है FSH, जो कि ऑल्सो सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ये वर्क करेगा सर्टोली सेल्स के ऊपर, सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, जिनका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, दूसरा, सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन किस लिए? कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस में हमारे एंड्रोजन बने हैं, राइट,
उनका जो फंक्शन होता है, स्पर्म प्रोडक्शन का जो फंक्शन होता है वो कहाँ पे होगा, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है वो कहाँ होती है, इनसाइड होती है, अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। तो वहां पे टेस्टोस्टेरोन की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए टेस्टोस्टेरोन को इंटरस्टिशियल स्पेस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लाना, इंटरस्टिशियल स्पेस है ये, यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लाना, ये किसका काम है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का। ये एक प्रोटीन होता है जिसके साथ पहले बाइंड होगा एंड्रोजन और फिर वो कहाँ जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ओके, तो ये काम हो गया सर्टोली सेल का। दूसरा, ये काम करती है एज एन एंटी म्यूलेरियन प्रोटीन। ओके, एंटी म्यूलेरियन प्रोटीन का क्या मतलब है, जो कि म्यूलेरियन डक्ट जो होती है वो राइज करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को। ओके, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स को, जैसे कि यूट्रस का बनना, फैलोपियन ट्यूब का बनना, सर्विक्स का बनना, वजाइना का बनना, ये सारी चीजें रेगुलेट करती है म्यूलेरियन डक्ट। ओके, और वोल्फियन डक्ट जो होती है वो क्या बनाती है, मेल एसेसरी डक्ट्स, जैसे कि वास डिफरेंस, रेटेड एस्टिस, एपिडाइडमिस, इजैकुलेटरी डक्ट, ओके, सेमिनल वेसिकल। सो इन सब की फॉर्मेशन कौन करता है, वोल्फियन डक्ट। तो इसीलिए सर्टोली सेल सीक्रेट करते हैं ये एंटी म्यूलेरियन प्रोटीन, जिसकी वजह से जो म्यूलेरियन डक्ट है वो सप्रेस हो जाए। ओके, वो सप्रेस हो जाएगी तो फीमेल पार्ट्स नहीं बनेंगे, फीमेल की डक्ट्स नहीं बनेंगी। इसीलिए ये क्या करते हैं, सिर्फ मेल पार्ट्स को बढ़ावा देते हैं, मेल पार्ट्स की फॉर्मेशन को इन्हांस करते हैं और फीमेल पार्ट्स की फॉर्मेशन को सप्रेस कर देते हैं। तो ये काम होता है इसका। ओके, नेक्स्ट जो सर्टोली सेल होती है वो सीक्रेट करती है इनहिबिन। इनहिबिन क्या करेगा कि जब इनफ सर्टोली सेल्स हैं, राइट, ये अब क्या बनाएंगे, इनफ इनहिबिन प्रोटीन बनाएंगे। इनहिबिन प्रोटीन एक नेगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा ये हाइपोथैलेमस या एंटीरियर पिट्यूटरी को कि ये एफएसएच की प्रोडक्शन को रोक दे या सप्रेस कर दे। एफएसएच की प्रोडक्शन रुक जाएगी तो आगे सर्टोली सेल की फॉर्मेशन नहीं होगी, राइट, और ये सारी चीजें आगे जो भी हैं ये सारी चीजें नहीं होगी। ओके, तो इनहिबिन का काम है नेगेटिव फीडबैक देना। सेम जैसे कि टेस्टोस्टेरोन अगर एक्सेस है, क्योंकि अब जो होता है इनका फंक्शन हो चुका है ना, इन्होंने जो फंक्शन करना था वो कर लिया। अब जैसे टेस्टोस्टेरोन है, अगर वो एक्सेस में बन जाता है, एक्सेस टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, है ना, हाइपोथैलेमस को, या कि ये अपने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है इनको स्टॉप करवा दे, रिलीज करवाना, या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को कि ये एलएच की प्रोडक्शन को रुकवा दे, है ना, ताकि बाद में और ज्यादा टेस्टोस्टेरोन ना बने। ये नहीं बनेंगे आगे, क्योंकि इनका जो जितनी रिक्वायरमेंट थी इनकी वो कंप्लीट हो गई है। ओके, जो काम इनका था वो हो रहा है, वो हो चुका है, तो इसीलिए ज्यादा टेस्टोस्टेरोन की एक्सेस में रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, खुद को रुकवाने के लिए ही खुद नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं। ओके, अब देखो, हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी उसमें याद रखना कि जैसे सबसे पहले जो सेल थे वो क्या थे, स्पर्मेटोगोनिया, राइट। स्पर्मेटोगोनिया में 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो ऑटोसोम्स होते हैं, 1, 2, ये 2 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, राइट, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स होती है और 1 पेयर क्या होती है, सेक्स क्रोमोसोम। मेल्स के अंदर क्या होते हैं, XY, फीमेल के अंदर होती है XX। ओके, तो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर प्रेजेंट है XY। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, माइटोसिस से बने थे, इसलिए ये भी क्या होंगे, XY, राइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होंगे, XY, क्योंकि वो माइटोसिस से बने हैं, वो भी डिप्लॉयड है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुई थी, मियोसिस। इनमें जब मियोसिस हुई थी तो 2 डॉटर सेल बनेंगे मियोसिस में, राइट। तो एक के अंदर क्या चला जाएगा, X, और दूसरे के अंदर क्या चला जाएगा, Y। एक के अंदर X जाएगा, एक के अंदर Y जाएगा। ये रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे हाफ हाफ, तो X चला गया एक के अंदर और एक के अंदर Y। अब इनके अंदर दूसरी मियोसिस होती है, इनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इनके अंदर दूसरी मियोसिस होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, इसमें भी 2 डॉटर सेल बनेंगे और इसमें भी 2 डॉटर सेल बनेंगे, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। अब इसके अंदर ये ऑब्वियसली एक X पेरेंट से आया है तो इसके अंदर दोनों ही क्या बनेंगे, X, और ये Y से आया है तो इसके अंदर दोनों क्या बनेंगे, Y। तो ये हमारे स्पर्मेटिड बने हैं 4, जिसमें से 2 X हैं, 2 क्या हैं, Y। ओके, और इनसे जब स्पर्म बनेंगे तो ये क्या हो गया हमारा X, और ये स्पर्म क्या हो गया, X, और ये वाला स्पर्म Y, और ये Y। ओके, तो ऐसी फॉर्मेशन होती है ये क्रोमोसोम की, राइट। तो ये हमारा क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि इमैच्योर मेल जर्म सेल। इसमें माइटोसिस हुई थी तो ये 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, दोनों ही क्या बनेंगे, डिप्लॉयड बनेंगे, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, XY प्रेजेंट होगा। इसमें मियोसिस 1 हुई तो एक तरफ X चला गया, दूसरी तरफ Y चला गया, राइट। इनको हमने क्या बोला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
अब इसमें मियोसिस सेकंड होगी, तो मियोसिस सेकंड में भी नो की जो मियोसिस फर्स्ट होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है, मियोसिस सेकंड क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन। अभी एक्स पेरेंट से आया है तो दोनों डॉटर सेल क्या बनेगी, एक्स, और वाई पेरेंट से आया है तो दोनों डॉटर सेल वाई बनेगी। ओके, तो ऐसे करके हमारे 4 स्पर्म बने हैं, 2 एक्स एंड 2 वाई। अब अगर ये एक्स क्रोमोसोम फ्यूज होता है, फीमेल के अंदर क्या होते हैं, दोनों एक्स एक्स। ओके, तो इसके अंदर जो गैमेट की फॉर्मेशन होगी ऑब्वियसली वो एक्स ही होगी, वाई नहीं होगी, सिर्फ एक्स होगी। तो अगर ये फ्यूज होता है एग के साथ, एग ऑब्वियसली एक्स क्रोमोसोम, तो इसके साथ जब फ्यूज होगा तो फॉर्मेशन होगी एक्स एक्स की, एक्स एक्स की फॉर्मेशन होगी। तो जो फीमेल बनेगी, जो बेबी बनेगा वो क्या होगा, फीमेल। ओके, अब ये जो वाई है अगर ये फ्यूज करेंगे एग के साथ यानी कि एक्स क्रोमोसोम, ओके, तो ये फॉर्मेशन करेंगे एक्स वाई की, यानी कि जो बेबी होगा तो सो द सेक्स ऑफ बेबी विल बी मेल, वो क्या बनेगा, मेल। ओके, तो मेल, सेक्स ऑफ द बेबी मेल होगा कि फीमेल होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, फादर। ओके, क्योंकि मदर के अंदर तो एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि होते हैं एक्स, लेकिन फादर के अंदर एक्स क्रोमोसोम भी होते हैं, वाई क्रोमोसोम्स भी होते हैं, इसीलिए सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन करता है फादर कि वो मेल होगा कि फीमेल चाइल्ड होगा। ओके, नेक्स्ट चीज आती है स्पर्म के बारे में। ये स्पर्म का डायग्राम है। देखो स्पर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक तो हेड रीजन होता है ना, हेड के बाद आती है नेक, नेक के बाद मिडल पीस, और लास्ट में क्या आ जाएगी, टेल। ओके, सो ये रीजन है हेड, ये रीजन क्या है, हेड। हेड के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्रोसोम जो होता है वो गोल्जी अपरेटस से मिलकर बना होता है, ठीक है, गोल्जी अपरेटस से मिलकर बना होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि फ्यूज करते हैं एक्की मेम्ब्रेन के साथ, जो एक्की मेम्ब्रेन होती है जोना पेलिसोडा उसके साथ फ्यूज करते हैं हेड एक्रोसोम, एक्रोसोमल रिएक्शन होती है वहां पे, ताकि जो एक्की मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक डाउन कर सके और अंदर न्यूक्लियस की एंट्री करवा सके। ओके, तो ये फंक्शन होता है एक्रोसोम का। ये बाहर जो मेम्ब्रेन दिखा रखी है इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्रेजेंट होता है इसके अंदर हेड रीजन में ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ये प्रोमिनेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए। ओके, जो कि हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड यानी कि 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर। अब हेड रीजन के नीचे ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे, नेक। नेक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करेंगे, इनके अंदर से निकलेगा एक्सियल फिलामेंट जो कि टेल तक जाता है, टेल तक ये फिलामेंट जाता है। ओके, इसका काम क्या है, इस स्पर्म की, टेल की, मिडल पीस की स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना। ये जो स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे रहा है इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना, ये काम होता है सेंट्रियल और एक्सियल, सेंट्रियोल और उससे निकले हुए एक्सियल फिलामेंट का। ओके, सो ये जो मिड में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे मिडल पीस, जिसके अंदर स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, और उसके अंदर से होके गुजरती है एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, टेल तक। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ताकि ये टेल की मूवमेंट करवा सके। स्पर्म की मूवमेंट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। ओके, हम इनको निबंध कण शीथ भी बोलते हैं। और मिडल पीस जो होता है वो पावर हाउस होता है स्पर्म का। नीचे जो प्रेजेंट होती है वो है टेल। टेल किस में हेल्प करेगी, मूवमेंट में। ओके, स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करती है टेल। सो ये कंप्लीट हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, थैंक यू।